हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस लेंगे इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व के टॉपिक से। आई होप आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे फिलिप्स कर्व और इन्फ्लेशन दोनों टॉपिक्स पे। नहीं देखे तो उनका लिंक आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया था, आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी इसका लिंक, तो आप वहां जाकर भी लेक्चर्स देख सकते हैं। अब आज की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके साथ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। जैसे हम लोगों ने पुराने जितने भी पुराने पेपर्स देखे, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स पूछी जा रही हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं की। नंबर वन, हम लोग देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। नंबर टू, हमें ओकुन्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि ओकुन्स लॉ क्या कहता है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पीवाईक्यूज में कि ओक्यून लॉ क्या है, तो हमें जब तक नहीं पता होगा तो स्टेटमेंट्स ऐसी होती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं फिलिप्स कर्व आंसर टिक कर देते हैं। तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें सेक्रीफाइस रेशो के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ये वो टर्म्स है जिसपे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग भी क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर इन सारी टर्म्स को देखने की कोशिश करेंगे। प्लस कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स को भी मैं आज आपको बताऊंगी कि ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन डिस्कस करूंगी, फिर उस बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स भी साथ साथ देखते जाएंगे। अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो हम सबको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, सबको पता है। कमेंट बॉक्स में बताइए इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं इकोनॉमी में। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं टोटल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इस समय मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कितना एग्जिस्ट कर रहा है, क्या रेट है इन्फ्लेशन का इकोनॉमी के अंदर। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। अब जब हम ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर मैं फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करूं तो फूड में इन्फ्लेशन हमें कैसे दिखती है, फूड में हमें इन्फ्लेशन वोलाटाइल दिखती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। लाइक वाइज फ्यूल एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे भी हमें इन्फ्लेशन क्या दिखती है, वोलाटाइल इन्फ्लेशन दिखती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब आप हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हो तो ये वोलाटाइल इन्फ्लेशन भी इसमें हम अकाउंट में लेते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं वाइल टॉकिंग अबाउट द हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसी के कॉन्ट्रेरी एक टर्म आती है दैट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। क्या वह टर्म है, कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग द कोर इन्फ्लेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन दैट इज द ओवरऑल इन्फ्लेशन, इसमें से माइनस करते हैं किसको, फूड इन्फ्लेशन को, प्लस किसको, फ्यूल इन्फ्लेशन। या कई जगहों पे क्या लिखा होगा, फ्यूल की जगह एनर्जी भी लिखा होगा। तो फ्यूल इन्फ्लेशन को हम माइनस करते हैं। तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो वोलाटाइल पार्ट है ये मिसिंग होता है। वोलाटाइल पार्ट क्या होता है, मिसिंग होता है वाइल कैलकुलेटिंग द कोर इन्फ्लेशन। अगर मैं इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई इसलिए कर रही हूँ कि अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन माइनस फ्यूल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब जब पॉलिसी मेकर्स कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं वहां पे कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है, वोलेटाइल इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट मिसिंग है। इसका मतलब जब भी कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। तो वो लोगों के लिए क्या हो जाता है, कोर इन्फ्लेशन को देखकर एक क्लियर पिक्चर बनती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। क्या बनता है, एक क्लियर पिक्चर बनती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। दैट्स वाई कोर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आई होप आपको अगर मैं पूछूं अब
हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, आप बता पाएंगे, आप इजिली आंसर कर पाएंगे। आप क्वेश्चन दिखाऊंगे और आप उस बेसिस पे आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। और पार्टिसिपेट करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे मैंने क्या बोला, कोर इन्फ्लेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज। कोर इन्फ्लेशन हमारा क्या था, कोर इन्फ्लेशन में हम लोग क्या करते थे, इट इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस हम लोगों ने क्या किया था, फूड इन्फ्लेशन प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन किया था। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी बी। तो यहां से अगर अब आपको कोई पूछे कोर इन्फ्लेशन का तो आप बता पाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन पे चलेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी आपको करवाते जाऊंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कीन्स क्रीपिंग इन्फ्लेशन विल हेल्प इन। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके एडजेसेंट जो और टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहला, और ये जो पीडीएफ है क्लास की ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसका लिंक आपके लिए कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज रन अवे इन्फ्लेशन। देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो नॉर्मली जब हम हाइपर इन्फ्लेशन या रन अवे इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। और ऑफन यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक्सीड करता है 50% पर मंथ, 50% पर मंथ। और कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, एवरेजिंग 100% इन 3 इयर्स। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है, बट आप लोग 50% पर मंथ याद रखिए, या आप लोग याद रखिए कि ये बहुत तेजी से इन्फ्लेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइसेस राइज हो रहे हैं रेपिडली। अगर प्राइसेस राइज होंगे बहुत तेजी से, इसका मतलब करेंसी क्या होने वाली है, करेंसी डिवैल्यू होने वाली है। तो करेंसी क्या होगी, डिवैल्यू होगी। अगर आपके पास कोई पैसा सेविंग की फॉर्म में पड़ा है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए दैट इज द कॉजेज। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास पैसे हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या है, एक्सेसिव मनी सप्लाई है। और यहाँ पे नॉर्मली इतनी ज्यादा मनी सप्लाई क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग। एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग, सो दैट गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कवर कर सके। दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। आप लोगों को पता होगा फिस्कल डेफिसिट हम पढ़ते हैं जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का डिफरेंस। अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू बहुत कम है तो इकोनॉमी के लिए इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग बात क्या करते हैं, सडन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ, सडन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ कंट्रीज करेंसी। तो यहाँ पे ये सारे रीजन है जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर, अब इसी के दूसरा हम पढ़ते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। क्या पढ़ते हैं, गैलपिंग इन्फ्लेशन। जब आप गैलपिंग इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली 10% टू सेवरल 100% एनुअली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सेवरल 100% इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, एनुअली बढ़ रहा है। मैंने पीछे वाले में क्या बोला, मैंने पीछे वाले में बोला पर मंथ इन्फ्लेशन उतना बढ़ रहा है 50% पर मंथ, लेकिन यहाँ पे हम साल के हिसाब से देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब गैलपिंग इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स नियर अबाउट सेम होते हैं जैसे हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे। क्लियर, तो अब हम आते हैं थर्ड वन पे, जो क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने देखा था, दैट इज द क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं। और जब आप मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे, ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीज देखा जा रहा है, थोड़ा आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज देखा जा रहा है। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे आपको याद होगा
जब मैंने आपके साथ किनीशियल एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला टॉपिक डिस्कस किया था, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे, जब हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला पार्ट डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था एक पार्ट होता है फ्लैटर, एक पार्ट होता है अपवर्ड स्लोपिंग और फिर वर्टिकल बनती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। याद आ रहा है? और हम इस पार्ट पे बात कर रहे थे तो कीन्स बोलते थे इस पार्ट पे क्या है, इस पार्ट में मॉडरेट इन्फ्लेशन है। इस पार्ट में क्या है, मॉडरेट इन्फ्लेशन। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे आउटपुट को बढ़ा रहे हैं या इस पार्ट में इन्फ्लेशन हो रहा है, लेट से पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 था और प्राइस लेवल क्या है P1 और आउटपुट लेवल Y1 था, और फिर हमारा क्या होगा इकोनॉमी में P2, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा, प्राइस बढ़ा और आउटपुट भी बढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, हमें प्राइस बढ़ता हुआ दिखा और आउटपुट भी बढ़ता हुआ दिखा। तो क्वेश्चन पे आएंगे, फिर समझाऊंगी वापस। क्वेश्चन नंबर 6, क्रीपिंग इन्फ्लेशन विल हेल्प इन। हम लोगों ने क्या देखा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या हुआ, आउटपुट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, मैक्सिमाइजिंग रियल आउटपुट। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो क्या लिखा है, मिनिमाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मिनिमाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है। तो इसका मतलब जब आउटपुट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बिकॉज प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए भी नीड लेबर। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब मिनिमाइज होगी अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर क्या होगा, आंसर शुड बी डी। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करोगे, AW फिलिप्स वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इज बेस्ड ऑन। मैंने एक और आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, शॉर्ट्स में भी किया था, लॉन्ग वीडियो में भी किया था। उस ऑब्जेक्टिव को भी देख लेना, वहां पे भी हम लोगों ने वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की है। जब हम AW की फिलिप्स कर्व को डिस्कस करते हैं तो वो कैसी होती है, वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। और आपको पता है जब हम AW फिलिप्स कर्व के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों ने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बात नहीं की। क्यों? क्योंकि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे आके कौन बात करते हैं, फ्रिडमैन बात करते हैं, याद आ रहा है। फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन पे भी बात नहीं की। रेशनल एक्सपेक्टेशन पे कौन बात करता है, इट इज द न्यू क्लासिकल्स जो बात करते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन पे। एक्स्ट्रापोलेटिव तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी ए। तो याद रखना जब हम AW फिलिप्स कर्व के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इट इज बेस्ड ऑन स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जब भी हम ये ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, हर आंसर जो है वो आप लोगों को समझ में होना चाहिए कि हाँ इससे क्या हम समझ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, फाइनल एग्जाम के अंदर यही ऑप्शंस हमें काम आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। If 1 is equal to involuntary unemployment, 2 is equal to disguised unemployment, 3 is equal to frictional unemployment, 4 is equal to structure unemployment, then full employment is consistent with। आप लोगों को बताना है कि इसमें से क्या आंसर होगा। आपको पता है, मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, हम दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं। कौन कौन सी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मैंने आपको समझाया था ये। और यहाँ पे अगर हम इस बेसिस पे आंसर देखेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 और 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आप लोग देख रहे हैं इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, बट उससे पहले मुझे आपके साथ एक और टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज ओक्यून्स लॉ। ठीक है, मुझे क्या डिस्कस करना है, ओक्यून लॉ। अब यहाँ पे हम लोग ओक्यून लॉ डिस्कस करेंगे। देखिए, ओक्यून लॉ के बारे में हम बात करें तो ओक्यून लॉ भी हमें क्या बता रहा है, ओक्यून लॉ भी हमें एक रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में, इंप्लॉयमेंट और इकोनॉमिक आउटपुट के बीच में। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा
कि अभी तक जितना भी हम फिलिप्स कर्व में भी पढ़ रहे हैं वहां पे भी हम एम्प्लॉयमेंट के बीच में, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, बट ओक्यून लॉ हमें क्या बता रहा है, हमें रिलेशनशिप बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक आउटपुट के बीच में। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने फिलिप्स कर्व पढ़ते समय देखा, जैसे मैंने आपको क्रीपिंग इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन दिखाया, तो वहां पे हमने एक चीज नोट की, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक आउटपुट, जीडीपी, ठीक है, हम इस चीजों, इस तरीके की टर्म्स को यूज कर रहे हैं। तो हमें सेपरेटली पता होना चाहिए ओक्यून लॉ क्या होता है, अदरवाइज हम इन जैसे क्वेश्चंस पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई ओक्यून लॉ के बारे में पूछे तो ये क्या है, इट इज एन इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, किसके बीच में रिलेशनशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक आउटपुट। अब इसको हम ओक्यून लॉ क्यों कहते हैं, बिकॉज ये किसने डेवलप किया, ये डेवलप किया ऑर्थर ओक्यून ने 1960s में। ऑर्थर ओक्यून ने हमें ओक्यून लॉ दिया, जो हमें क्या बताते हैं, जो हमें एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक आउटपुट। अगर मैं आपसे पूछूं, इकोनॉमिक आउटपुट मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा, फिर मैं वापस इस लॉ पे आऊंगी। अगर मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक आउटपुट मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा, यही मतलब है। इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा। ये मैंने क्या बताया, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उसी के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या फॉल करेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है बिटवीन इकोनॉमिक आउटपुट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बिकॉज अगर इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक आउटपुट के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉल करेगा। करेगा, आप लोग एग्री करते हैं, ठीक है, एग्री करते हैं तो एक थम्स अप दीजिए। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द इकोनॉमिक आउटपुट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, हम इसी को बेसिकली क्या कह रहे हैं, दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक आउटपुट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बेसिकली द ओक्यून लॉ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओक्यून लॉ। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, इस स्टेटमेंट से भी एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया, टिपिकली क्या होता है, अगर आपका 1% फॉल कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में, टिपिकली 1% फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये लॉ कहता है कि वो कोरिलेट करेगा विद 2 to 3% इंक्रीज इन जीडीपी। इट कोरिलेट्स विद 2 to 3%। अगर आपको 2% भी आए तो भी इट्स ओके, 2% to 3% इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, तो ये है ओक्यून लॉ। ओक्यून लॉ बेसिकली कुछ भी नहीं, आपको याद रखना, ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज नोन एज ओक्यून लॉ। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन actual GDP and its trend value and the difference between actual unemployment rate and its equilibrium value। हमने देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, पहली चीज नेगेटिव रिलेशनशिप, दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप। इस पे बात की जा रही है, किस किस के बीच में, जीडीपी एंड द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में भी आप थोड़ी सी स्टेटमेंट देख के और कंफ्यूज हो गए। आप लोग मुझे बताइए, जब हम सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो वहां पे हम किसके बीच में रिलेशन देखते हैं, वहां पे हम बिटवीन द प्राइस एंड द आउटपुट लेवल रिलेशन देखते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरे पे आइए फिलिप्स कर्व, वहां पे हम किसके बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन और, किसके बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे भी हम इसके बारे में बात नहीं करते, तो दिस दिस कांट बी द आंसर। नंबर 4 इज द ओक्यून लॉ। और ओक्यून लॉ ही एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोगों ने इसके बारे में बात की। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आंसर होना चाहिए आपका ओक्यून लॉ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया, क्लियर। तो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बाद बीच में हम इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए।
अब यहाँ पे मैंने अभी तक आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, हेडलाइन, कोर इन्फ्लेशन, ओकियन लॉ डिस्कस कर लिया। देन हम आते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के ऊपर। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास। यहाँ पे पूछ रहा है एन इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन। ठीक है, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क, और ये पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हो रहा है, पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट लॉस ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। आपको पता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट विल राइज इन द इकोनॉमी, यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने बोला कि इंटरेस्ट रेट के फॉल होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समहाउ क्या करे, राइज हो जाए, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट लॉस होगा, इसी के बारे में बात करते हैं हम कहाँ पे, इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आइए वापस। एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मींस व्हेन बोरोअर्स फेल टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्या देखा, इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करता है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर बी पे चलिए, अ राइज इन इंटरेस्ट रेट विल मीन अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। तो जब भी हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, फॉल करती है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पे आते हैं, अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट विल रेज द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ती नहीं है। और डी क्या है, व्हेन अनइंटेंडेड इन्फ्लेशन अराइजेज, यहाँ पे हम इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे। अब बी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे थोड़ा सा वापस ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड्स के हिसाब से समझाती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जब भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड हमें क्या दे रहा है, बॉन्ड ऑफर कर रहा है हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लेट से बॉन्ड, आपके पास कोई बॉन्ड था पड़ा हुआ, तो वो आप लोगों को दे रहा था 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपके पास वो बॉन्ड है, आपको क्या मिल रहा है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपके पास मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो अगर आप न्यू बॉन्ड लेंगे तो न्यू बॉन्ड आपका लेट से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये जो पुराना रेट बॉन्ड है, वहां पे क्या हो गया आपके लिए, वहां पे आपको लगेगा कि आप लॉस सफर कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपके पास वो पैसा पड़ा होता और आप कहीं पे न्यू बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते, वहां पे तो आप 7% अर्न कर सकते थे, बट नाउ आप क्या अर्न कर रहे हैं, 5%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क पे हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा, 6 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट अ डेटर अंडर द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, जब हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे थे, तो वाइल डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन का तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। वहां पे हम सिर्फ दो कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, शू लेदर कॉस्ट और मेन्यू कॉस्ट, वही उन्हीं दोनों के बारे में बात किया था। और मैंने आपको बताया था अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन के ही इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे देखें, तो हमें पता है कि जब भी अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होता है तो जो जिसने कर्जा लिया होता है, डेटर, उसको बेनिफिट होता है। तो आंसर क्लियरली क्या होना चाहिए, डी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डाल दिया उन्होंने। तो जब न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क डाला,
तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जब रेशनल एक्सपेक्टेशन हमने डिस्कस किया था कि अगर एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन है तो उसका तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन अगर अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, शॉर्ट रन के अंदर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उस लॉजिक से भी अगर आप आंसर मार्क करते तो डी होता। क्लियर? तो आंसर क्या होना चाहिए? अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। Monitors disagreed with the Phillips curve analysis, or there is no unique correspondence of percentage inflation rate with percentage unemployment rate. अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मोनिटरिस्ट क्या बोलते हैं? मोनिटरिस्ट बोलते हैं कि इनवर्स जो है, जो ये आपका नॉन लीनियर फिलिप्स कर्व है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास इस तरीके की एक लॉन्ग रन की फिलिप्स कर्व आती है, मोनिटरिस्ट ऐसा ही बोलते हैं। तो इन्होंने वो डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं विद द फिलिप्स कर्व एनालिसिस। ए स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब बी पे आते हैं, देयर इज नो यूनिक करस्पॉन्डेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट विद परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड दिस इज द इन्फ्लेशन रेट। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है इस पॉइंट के अंदर? मुझे मिल रहा है लेट से 5% इन्फ्लेशन और 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस पॉइंट पे बात करती हूँ लेट से 7% इन्फ्लेशन रेट और 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिर 9% इन्फ्लेशन रेट, 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब मेरे को कोई यूनिक रिलेशन तो नहीं मिल रहा। यूनिक रिलेशन कब मिलता? अगर 5% अनएम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ही पॉइंट होता, तब मैं कहती कि मेरे को एक यूनिक रिलेशनशिप मिल रहा है। तो यहाँ पे जब मोनिटरिस्ट का हम पढ़ते हैं, फ्रीडमैन के बारे में बात करते हैं, तो वो इसी चीज पे बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि फिलिप्स कर्व जो है ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों नहीं होता? बिकॉज देर इज नो यूनिक करस्पॉन्डेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो बोथ एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। आप लोग क्या करेंगे इसके लिए हिंट दे देती हूँ। हिंट में आपको क्या करना है? आपको फिलिप्स कर्व ड्रॉ करनी है। आप लोग देखेंगे कि लेट से दिस इज माय नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गया, इसका मतलब दिस इज माय एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा इस समय? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना। और आप क्लास खत्म करने से पहले मुझे आपके साथ एक टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में हम बात करें, हम फिर से क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को इकोनॉमिक आउटपुट भी कम करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था डिलेमा बनता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। जब हम फिलिप्स कर्व डिस्कस कर रहे थे हमने ये पढ़ा था। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इकोनॉमिक आउटपुट कम हो रहा है। इकोनॉमिक आउटपुट कम हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक आउटपुट कम हो रहा है, तो इट इज अ कॉस्ट फॉर द इकोनॉमी। तो हम सेक्रीफाइस रेशो में इसी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय क्या होगा? उस समय आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपका आउटपुट लॉस होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए सेक्रीफाइस रेशियो की। इट इज इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज लॉस ऑफ रियल जीडीपी और आउटपुट फॉर ईच percentage point reduction in inflation. क्लियर? अब ये तो डेफिनेशन दी। अब सेक्रीफाइस रेशियो की पॉलिसी इंप्लीकेशन के बारे में भी बता दूं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम सेंट्रल बैंक के रोल के बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जाए। सेंट्रल बैंक चाहता है कि इन्फ्लेशन को क्या करे? रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक को पता है कि मेरा इकोनॉमी के अंदर क्या होने वाला है, इकोनॉमिक आउटपुट भी फॉल करेगा,
तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कितना इन्फ्लेशन को कम करना है, बिकॉज अगर मैं ज्यादा इन्फ्लेशन कम करने के पीछे जाऊंगा तो इकोनॉमी विल सफर। ठीक है, तो दिस इज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, चीजें आपको वैल्यू कर रही हैं। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही अपना फीडबैक भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।